नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, आपके लिए ज्योतिष का बेसिक ज्ञान लेकर के चल रहा हूँ। आशा है उसे आप समझ पा रहे होंगे और उसका लाभ भी उठा रहे होंगे। ये मेरी चर्चा जो लोग इसको सीखने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए है। बहुत आसान तरीके से जो लोग इसे जानते हैं, जिसके बारे में उनको ज्ञान है, उन लोगों के लिए चर्चा नहीं है। वो तो स्वयं ही अपने आप में विद्वान है, उनके लिए नहीं है ये चर्चा। उन लोगों के लिए कि जो लोग इसको सीखना चाहते हैं और इसके बारे में नहीं जानते, तो वो लोग इसका लाभ उठाएं, सीखें। उसी चर्चा में आज अध्याय 45 में हम ग्रहों की स्वराशि वैसे बता चुके हैं। हम स्वराशि कौन कौन सी होती है, कौन से ग्रह की कौन कौन सी राशि होती है, कौन कौन सी राशियों पे कौन किस ग्रह का आधिपत्य होता है, ये हम बता चुके हैं पहली दूसरी वीडियो में। और मूल त्रिकोण राशि, उसकी उच्च राशि और उसकी नीच राशि। उच्च राशि और नीच राशि का, स्वराशि का और मूल त्रिकोण राशि का क्या प्रभाव पड़ता है, वो चर्चा हमारी इसमें रहेगी। यदि ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है, अपने घर का है, जिस घर में राशि बैठी है उसकी, उसमें ही उसका स्वामी बैठा हुआ है, तो अपने घर का तो हर व्यक्ति अच्छा ही करता है, तो उसके लिए ये शुभ रहेगा अपने घर में बैठ करके। वो मूल त्रिकोण राशि भी उसकी अपनी ही राशि होती है, उसमें यदि वो बैठा है तो भी वो लाभ देगा, अच्छा करेगा हमारे लिए। यदि वो उच्च राशि में बैठा है तो उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। इसमें 1 गुना देगा, इसमें 2 गुना देगा, इसमें 3 गुना देगा। नीच राशि में जाकर के ग्रह अपना जो प्रभाव होता है उसको खो देता है और उसका प्रभाव जो अच्छा आना चाहिए था, वो हमें रिजल्ट अच्छा देता, वो वहाँ पर रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। ये है, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम एडवांस की तरफ को बढ़ते चल रहे हैं, धीरे धीरे बहुत आगे आ चुके। अब कुछ दिन के बाद में हम आपको अब इनकी दृष्टियाँ और बताएंगे भी, ग्रहों की कहाँ कहाँ देखते हैं, किस किस घर को देखते हैं, उसके बारे में फिर हम आपके सामने कुंडलियों का विश्लेषण लेके चलेंगे, एडवांस में पहुँच जाएंगे। अभी ये बेसिक ज्ञान है, सीखिए दोस्तों। सूर्य की अपनी राशि जो होती है वो सिंह राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सिंह राशि। हमने 5 नंबर लिख दिया इस जगह। यहाँ हमने उसका नाम, मूल त्रिकोण राशि भी उसकी सिंह राशि ही मूल त्रिकोण राशि होती है, वो भी अपनी राशि है। उसके आगे हमने 5 नंबर लिख दिया, अंक उसका 5 नंबर सिंह राशि को ही कहते हैं, तो अंक भी लिख दिए हमने, उनके नाम भी लिख दिए। मेष राशि में सूर्य उच्च का माना जाता है। यदि कुंडली में कहीं भी मेष 1 नंबर की राशि में यदि सूर्य बैठा है तो वो बहुत अच्छे प्रभाव देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब वो रिजल्ट क्या होंगे, उनके कारकत्व होंगे, जो ग्रहों के कारकत्व बताए हमने, वो कारकत्व होंगे उनके। वो कारकत्व अपना जितना भी है वो देगा, प्लस जिस घर में वो बैठा है उसका रिजल्ट देगा, जिन घरों का वो स्वामी है, मालिक है, उनका रिजल्ट देगा। तो बहुत, अब 3-3, 4-4 चीज़ों का वो प्रभाव देगा, तो वो श्रेष्ठ ही माना जाएगा। इसलिए मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और उससे 6 राशि आगे जाकर के तुला राशि में वो नीच का हो जाता है। नीच का आप समझते ही हैं कि वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, उसका अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, विपरीत प्रभाव देगा। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। इनकी डिग्रियां भी होती हैं, कितनी कितनी डिग्री पर ही जाकर के ये अपना अच्छा, कहाँ की डिग्री तक ये अपना प्रभाव देते हैं, उसके बाद में फिर वो मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव देते हैं। लेकिन उच्च राशि में वो श्रेष्ठ ही फल देता है, नीच राशि में वो
अच्छे फल नहीं देता, ये मान के चलने की बात है। स्वराशि में मान लीजिए वो एक भाग अपने घर में बैठा हुआ है तो वो अपने घर को बुरा तो नहीं करेगा। दूसरा वो मूल त्रिकोण राशि भी कही गई है, कुछ डिग्री के बाद में हो जाती है तो वो मूल त्रिकोण राशि भी होती है उसकी, तो मूल त्रिकोण राशि उसकी सेम राशि है, तो वहाँ पे भी वो अपने घर को खराब नहीं करेगा। उच्च राशि में बैठ करके उस घर को और 3 गुना बना देगा, यहाँ 1 गुना देगा बल, या 2 गुना देगा, और यहाँ जा करके उच्च राशि में वो 3 गुना फल देगा। इसलिए इनको समझना जरूरी है, और नीच राशि में जाकर के वो सारे फलों का अपनों का नाश कर लेगा, नुकसान देगा हमारे। तो वो कारकत्व के आधार पर मान लीजिए सूर्य की बात करें तो वो अपने कारकत्व मेष राशि में बैठा हुआ है, तो जो उसके हमने कारकत्व आपको बताए हैं, वो पिता का कारक होता है, रक्त शरीर में हड्डियों का कारक होता है, हृदय का कारक होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बताई, तो वो उन चीज़ों को बहुत बढ़ाएगा और उनको कंट्रोल करेगा। यदि वो नीच राशि में पहुंच जाता है तो उन्हीं सारी चीज़ों का नुकसान को हानि देगा। जिस घर का वो स्वामी है, जिस भाव का मालिक है, जिस हाउस का वो मालिक है, उसके फल देगा, कारकत्व के फल देगा। जिस घर का मालिक है उसके फल देगा। जिस भाव में बैठा है उस भाव को भी वो अपना अच्छा प्रभाव देगा। तो इसलिए 3 जगह पर प्रभाव जब उच्च राशि में पहुंच जाता है ग्रह, तो प्रभाव अपने घर का देता है, जिस भाव में बैठा उसका देता है, जिसके घर में बैठा उच्च में होकर के उसका प्रभाव देता है। तो यहाँ उसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। समझने की बात है बहुत आसानी से। तो उच्च में जाकर के यदि हम इन बातों को भी ना ध्यान में रखें, यदि उच्च और नीच को भी ध्यान में रखते हैं, तो जो मेष राशि में अपना उच्च का है तो इनका प्रभाव तो वो देगा ही देगा। फिर भी समझने के लिए हमने आपको बताया कि यहाँ 1 गुना या 2 गुना, और उच्च राशि में 3 गुना प्रभाव देता है, अच्छा प्रभाव देता है, और नीच राशि में जाकर के वो सारे प्रभावों को अपनों को खराब कर देता है। नंबर 2 पर चंद्रमा। अब ये चंद्रमा जो है कर्क राशि है इसकी। किसका स्वामी है वो? कर्क राशि का। पहले ही बता चुके हम, पहले दूसरे वीडियो में, आप देखना पीछे क्रम से देखिए वीडियो को। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को क्रम से देखिए, ताकि आपको उसका ज्ञान प्राप्त हो सके सारी चीज़ों का। फिर आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, लाभ उठाएंगे उसका। तो चंद्रमा की राशि कौन है? कर्क राशि। उसकी 4 नंबर राशि कौन सी होती है? कर्क होती है। वो वृषभ राशि में, वृषभ राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। एक चंद्रमा ग्रह ही ऐसा ग्रह है जिसकी दूसरी राशि जिसमें उच्च का होता है वही उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। बाकी सारे ग्रह जो है अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। ये समझने की बात है। अब समझिए, तो ये इसकी वृषभ राशि जो हुई, कर्क राशि इसकी अपनी राशि होगी, वृषभ राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि होगी। वृषभ राशि में ही ये उच्च का होता है, और ठीक 6 राशि आगे जाकर के वो वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। आसानी से समझिए। नंबर 3 मंगल को देखते हैं। मंगल की अपनी राशि जो होती है मेष और वृश्चिक होती है। एक राशि, 1 नंबर लिखिए हमने यहाँ पे। 1 का मतलब मेष, 8 का मतलब वृश्चिक। 8 का मतलब क्या हुआ? वृश्चिक। 1 का मतलब मेष। यहाँ मैंने जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर गिनतियों को लिख दिया है। अब हमें गिनतियों का ही अभ्यास करना, हम पहले भी बता चुके हैं। मेष राशि उसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि होती है, उसी की राशि है मेष, तो ये मूल त्रिकोण राशि हो गई। ये मकर राशि में उच्च का माना जाता, शनि के घर में जाकर के उच्च का होता है। देखिए यही ज्योतिष का खेल है। शनि मंगल आपस में तो मकर राशि जो शनि की है वहां जाकर के ये उच्च राशि में हो जाता है। उससे 8वीं राशि, उससे 6ठी राशि कर्क राशि में वो नीच का हो जाता है। अब देखिए कर्क राशि किसकी है? उसके मित्र ग्रह की राशि है। मंगल चंद्रमा को मित्र मानता है नैसर्गिक रूप से, लेकिन क्या हुआ यहाँ आकर के कि वो कर्क राशि में नीच का हो गया।
इन सारी, देखो वहाँ उच्च और नीच को पढ़ा हमने, वहाँ हमने नैसर्गिक उनके मित्रों और शत्रुओं को पढ़ा। लेकिन आज यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वो शत्रु के घर में जाकर के या सम के घर में जाकर के उच्च का हो रहा है, और जो मित्र का घर चंद्रमा का होता है उसमें जाकर के वो नीच का हो जाता है। ये समझने की बात है, और इन चीज़ों को जब समझ लोगे आप तो फिर गुणा भाग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। हमारा बुध ग्रह है। बुध ग्रह की जो राशियां हैं वो मिथुन और कन्या राशि होती है, तीसरी और छठी राशि होती है। और इसकी मूल त्रिकोण राशि कहें तो कौन सी होती है? कन्या राशि होती है। कौन सी राशि होती है इसकी? कन्या राशि होती है। कन्या राशि इसकी अपनी ही राशि है, तीसरी और छठी इसकी अपनी राशि, और ये अपनी ही राशि में उच्च का होता है। कन्या राशि, मिथुन और कन्या इसकी अपनी राशियां हैं, उसका स्वामी है ये बुध। कन्या राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है जिसमें अच्छा प्रभाव देता है, और कन्या राशि में ही इसकी डिग्रियां हैं, वहां तक यदि रहता है तो ये उच्च का प्रभाव देता है। और उससे 6 राशि आगे मीन राशि में जाकर के वो नीच का हो जाता है। जब गुरु को सम्मान देते हैं और गुरु के घर में जाकर के ये नीच का हो जाता है। मित्रों समझिए और इसमें मनन कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु बृहस्पति देव की बात करें हम तो बृहस्पति देव की अपनी 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, 9 नंबर और 12 नंबर राशि अपनी राशियां। अब मूल त्रिकोण राशि कौन सी हुई उसकी? धनु राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि हुई। मूल त्रिकोण राशि कौन सी हुई उसकी? वो भी अपनी राशि है धनु, वहां भी अच्छे रिजल्ट देता है। अब देखिए गुरु का चंद्रमा जो है नैसर्गिक रूप से क्या माना जाता है? मित्र माना जाता है, और वो कर्क राशि में क्या हो गया? मित्र के घर में उच्च का माना गया। उच्च का फल देगा, श्रेष्ठ फल देगा, 3 गुना फल हो गया। और शनि की राशि मकर में जाकर के ये नीच का हो गया, वहां बुरे प्रभाव देगा, अच्छे प्रभाव नहीं देगा, कम, वहां जाकर के ये हानि करेगा उन चीजों। शुक्र को देखते हैं। शुक्र की वृषभ और तुला दूसरी और 7वीं राशि इसकी अपनी राशि है, इनका मालिक है, ये इनका स्वामी है तुला का और वृष राशि का। अब ये तुला राशि में, तुला राशि इसकी क्या है? मूल त्रिकोण राशि है, क्योंकि तुला राशि इसकी अपनी राशि है। मैंने बताया एक चंद्रमा को छोड़ करके बाकी जितने ग्रह हैं ये अपनी ही राशि, इनकी मूल त्रिकोण राशि है, अच्छा प्रभाव देते हैं उसमें, इसलिए ये भी उनके अपनी राशियां हैं, इसलिए उनको मूल त्रिकोण राशि कहा गया है। तो ये इसकी तुला राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि हो गई। अब ये बृहस्पति के घर में मीन राशि में उच्च का हो जाता है। इनका 36 का आंकड़ा है, शुक्राचार्य का। शुक्र कौन? शुक्राचार्य। मीन कौन? गुरु बृहस्पति देव की राशि में। देखिए कितना है, इसीलिए बताया उन्होंने शास्त्रों में कि ये गुरु, ये भी गुरु और वो भी गुरु, वो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, वो देवताओं के गुरु बृहस्पति देव, दोनों भिन्न भिन्न शिक्षाओं को लेकर के। तो शुक्राचार्य जी, शुक्रदेव गुरु बृहस्पति के घर मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, और बुध उसका मित्र है, उसमें जाकर के कन्या राशि में, कन्या राशि किसकी है? बुध की, उसके घर में ये नीच के हो जाते हैं। मित्रों शनि की बात करते हैं हम आगे। मैं समझ रहा हूँ आप आसानी से समझ रहे होंगे, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों के सामने इस चर्चा को रख रहा हूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, ज्योतिष में इनका बहुत अहम रोल होता है, अहम भूमिका है इनकी। तो शनि को देखें तो शनि की मकर और कुंभ अपनी राशि होती है, 10वीं और 11वीं राशि इनकी अपनी राशि होती है, उसका ये स्वामी होता है। अब इसकी कौन सी राशि मूल त्रिकोण होती है? कि कुंभ राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है।
ये कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि इसकी अपनी ही राशि है, ये अपने ही राशि में मूल त्रिकोण में होता है, अच्छा प्रभाव देता है। अब देखिए तुला राशि, तुला राशि शुक्र की है, शुक्र इसके मित्र हैं, तो ये मित्र के घर में जाकर के उच्च का हो जाता है। शुक्राचार्य के पास जाकर के, शुक्राचार्य के सानिध्य में जाकर के ये श्रेष्ठ प्रभाव देता है, उच्च का हो जाता है तुला राशि। तुला राशि किसकी है? शुक्राचार्य, शुक्र की है, इसलिए वहां जाकर के गुरु के, अपने गुरु के घर में जाकर के ये अच्छे प्रभाव देता है। और मंगल जो इसको सब मानता है, उसकी राशि में जाकर के ये नीच का हो जाता है, मेष राशि में ये नीच का होता है। राहु की चर्चा करें, राहु और केतु दोनों की चर्चा करते हैं तो इनकी कोई राशि नहीं होती, ना इनकी कोई मूल त्रिकोण राशि होती, ना इनकी अपनी कोई राशि होती, ना मूल त्रिकोण राशि होती। इनको उच्च का स्थान दिया गया है। हमने अब तक जितनी भी अध्याय पढ़े हैं उसमें हमारे शनि तक की चर्चा होती रही है। राहु केतु को छाया ग्रह के रूप में माना गया है, इसलिए इसको उसी तरह से नक्षत्रों के आधार पर इनको देख लेते हैं। तो मिथुन राशि में ये उच्च का माना जाता है, बुध की राशि होती है मिथुन राशि, उसमें ये उच्च का माना जाता है। और धनु राशि गुरु की होती है, उसमें ये नीच का हो जाता है। गुरु की राशि में जाकर के नीच का हो रहा है। मिथुन राशि बुध की है, इसका साथी है, वहां ये उच्च का हो रहा है। अब केतु इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, ये मिथुन राशि में उच्च का होता है, धनु राशि में नीच का होता है। केतु धनु राशि में उच्च का हो जाता है, धनु यहाँ गई, धनु का उच्च में हो जाता है, और मिथुन राशि में ये नीच का हो जाता है। ये किसी जगह पर शास्त्रों में दूसरे जो विद्वान हैं उन्होंने भी इसको वृषभ में माना है और यहाँ वृश्चिक में माना है, और यहाँ उसको वृश्चिक में उच्च का माना है, तो यहाँ वृषभ में उसको माना है। लेकिन पाराशर होरा शास्त्र में इसको मिथुन और धनु की संज्ञा दी गई है, धनु और मिथुन की संज्ञा दी गई है दोनों के लिए। इसलिए हमने यहाँ मिथुन और धनु को लिया, बता दिया हमने कि वृश्चिक में भी उच्च का मान लेते हैं और वृश्चिक में भी केतु को उच्च का माना जाता है। इसको और आसान बनाने के लिए हम कैसे याद, कैसे समझ पाए, हमारे माइंड में कैसे बात बैठी है, तो सुनिए समझिए। सूर्य के अपोजिट शनि होता है, सूर्य के अपोजिट शनि होता है। सूर्य जिस राशि में उच्च का होता है, अर्थात सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो शनि मेष राशि में नीच का होता है। हो गया उल्टा। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है तो शनि तुला राशि में उच्च का होता है। बहुत आसान तरीका। तो इन दोनों को हम समझ ले, याद करने की क्या जरूरत रही। फिर सूर्य को हमने समझ लिया तो मेष और तुला, शनि को समझेंगे तो तुला और मेष, तुला में उच्च का, मेष में नीच का। आगे और चलते हैं, चंद्रमा की चर्चा नहीं हुई, मंगल को देखते हैं। मंगल और गुरु ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको समझने का, ये कहीं उसमें नहीं लिखे हुए हमारे शास्त्रों में इस तरह की चर्चा मिलेगी। आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते ये जाकर के आपको सारांश रूप में जो हम बता रहे हैं वो चीज़ यही आगे निकलेगी आपके साथ। तो मंगल और गुरु एक दूसरे के अपोजिट है। मंगल जिस राशि में उच्च का होता है, गुरु उस राशि में नीच का होता है। मकर राशि में मंगल उच्च का है तो गुरु मकर राशि में नीच का है। मंगल कर्क राशि में नीच का है तो गुरु कर्क राशि में उच्च का है। हो गए एक दूसरे के विपरीत। अब चलते हैं बुध पर। बुध और शुक्र को ले लेते हैं। बुध और शुक्र को एक एक ग्रह बीच में छोड़ करके ये देख लीजिए, ध्यान में रखने की बात है। सूर्य शुरू में है तो शनि बिल्कुल लास्ट में है। मंगल के बाद में हमने बुध को छोड़ दिया, गुरु हो गया। बुध को लिया तो गुरु को छोड़ दिया, शुक्र ले लिया। ठीक है, हो गए पूरे।
अब इसमें हम यदि बात करें शुक्र की, तो बुध की हमने बता दिया आपको कि बुध जिस राशि में उच्च का होता है, शुक्र उस राशि में नीच का हो जाता है। अब बुध किस राशि में? अपनी राशि कन्या में उच्च का होता है, तो शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है। बुध मीन राशि में उच्च का होता है, नीच का होता है बुध, तो शुक्र मीन राशि में उच्च का हो जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो ये चर्चा हमने बहुत आसान तरीके से आपको बता दी और आसान इसको हो गया इसका याद करना, कोई बड़ी बात नहीं। सूर्य को और शनि को विपरीत देख लीजिए, मंगल को और गुरु को विपरीत देख लीजिए, बुध और शुक्र को विपरीत देख लीजिए, राहु और केतु आपस में विपरीत हैं ही। आसान तरीके से मैंने आपके सामने ये चर्चा रखी, ज्योतिष ज्ञान रखा। मैं आशा करता हूँ आप इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। और मित्रों, इसी आशा के साथ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं हमें कि ये हमारी चर्चा आपके लिए, यदि कहीं कोई इसमें आपको दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई बात है, तो आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको जवाब दे सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।